प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो फाइनली इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो फाइनली आपके लिए तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैंने आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के ऑल चैप्टर हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है, उन चैप्टर को आपने रीड नहीं किया है, तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप ऑल चैप्टर हैं वो आराम से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और जो लेसन है आपके चैप्टर नंबर 5 है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं प्यारे बच्चों वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और भूगोल का ये आपके चैप्टर है, जियोग्राफी का चैप्टर है। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं 7297831166 इस नंबर पर कांटेक्ट करके संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपके खनिज, यानी खनिज के बारे में हम बात करेंगे, मिनरल के बारे में हम बात करेंगे, खनिज क्या होता है। तो देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज है वो एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व माना जाता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज है वो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित हैं। यानी भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज है वो एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज है वो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर की हम बात करें तो हीरा और नरम है आपके चूना, यहाँ तक की सम्मिलित हैं। और जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर पट्टी विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। ओके, तो इसको आप जरूर याद करें। और उसके बाद में है खनिजों की उपलब्धता, यानी खनिज है उसकी उपलब्धता किस प्रकार से है। तो सामान्यतः खनिज है वो अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? अयस्क में पाए जाते हैं। और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। और खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। तो खनिजों की उपलब्धता है ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है खनिज है वो प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त होते हैं। यानी जो खनिज है वो हमें कौन कौन से सेल समूह से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में पाए जाते हैं। और मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता है, तांबा है, सीसा है आदि सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला है आपके, जिप्सम है, पोटास है, नमक है और सोडियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है, तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार की चट्टानों में होता है। ओके, और 4 नंबर पॉइंट आपको दे रखा है कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं और ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। और इन खनिजों में सोना है, चांदी है, टिन है
और प्लेटिनम आदि प्रमुख हैं। तो ये भी आपको याद करना है। और उसके बाद में 5वां पॉइंट आपको दे रखा है कि महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। फिर भी सामान्य नमक है और मैग्नीशियम है और ब्रोमाइन है, ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में है रेट होल खनन। अब देखिए रेट होल खनन क्या होता है, तो जोवाई तथा चेरापूंजी क्षेत्र में कोयले का जो खनन है वो परिवार के सदस्य के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट होल खनन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज है वो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज और एक आपके अधात्विक खनिज और एक आपके ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज है वो आपके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक है आपके लोह धातु और दूसरा है एलोह और तीसरा है आपके बहुमूल्य खनिज। अब देखिए लोह धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा हो, जैसे लोहे, अयस्क, मैग्नीज है, निकल है और कोबाल्ट है। और एलोह खनिज की अगर मैं बात करूं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है आदि। और बहुमूल्य खनिज क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और अधात्विक खनिज की हम बात करें जैसे अब्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। और यहाँ पर ऊर्जा खनिज की बात करूँ तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड जो लाइंस हैं जिनको हमने हाईलाइट किया है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वर्तमान तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। ओके। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट के अंदर जय माता दी नहीं लिखा है तो सारे बच्चे एक बार जय माता दी जरूर लिखें। और उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट है आपके लोहे खनिज। अब देखिए लोहे खनिज क्या होता है, तो इन खनिजों में लोहे का अंश होता है, यानी लोहे की कुछ मात्रा होती है। और लोहे खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य की 3/4 भाग का क्या करते हैं, योगदान करते हैं। और ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण है आपके लोहे, अयस्क, मैग्नीज है, निकिल है और कोबाल्ट है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, लोहे खनिज के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक है आपके लोहे अयस्क। तो भारत में लोहे अयस्क के प्रचुर भंडार हैं। देश में लोहे अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। और मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, यानी 70% लोहा पाया जाता है। और जो हेमेटाइट होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है, जिसमें लोहा है वो 50 से 60% तक पाया जाता है। तो भारत में लोहे अयस्क के प्रचुर भंडार हैं। और देश में लोहे अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हमने देखे हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यहाँ पर मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है, जिसमें 70% लोहा पाया जाता है। और दूसरा आपके हेमेटाइट जो आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क माना जाता है, जिसमें 50 से 60% लोहा पाया जाता है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट है आपके कि बेलाडीला लोहे अयस्क खाने कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो ये आपके एक प्रकार की आइसक्रीम है, इसको आपको खा लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि बेलाडीला लोहे अयस्क खाने हैं वो कौन से राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ होगा। ओके। उसके बाद में है आपके भारत में लोहे अयस्क की पेटियां। तो कौन कौन सी पेटियां हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर है आपके ओडिशा झारखंड पेटी। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहे अयस्क मयूरभंज, केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों से निकाला जाता है। और झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क वो प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके बाद में देखिए दूसरी जो पेटी है वो है प्यारे बच्चों दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। इसमें है लोहे अयस्क की यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है।
और छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं से उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोह ऐसक प्राप्त होता है। तो देखिए बेलाडीला जो लोह ऐसक है वो खाने कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद में 3 नंबर जो पेटी है वो है आपके बेलारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। इसमें क्या है मेरे बच्चों? लोह ऐसक की यह पेटी कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस पेटी में लोह ऐसक की विशाल राशि है वो संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख की खानों से संपूर्ण लोहे ऐसक का निर्यात कर दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट है कि कुद्रेमुख विश्व के सबसे बड़े लोहे ऐसक निक्षेपों में से एक मानी जाती है। ओके, यानी विश्व के सबसे बड़े लोहे ऐसक निक्षेपों में से कौन सी ऐसी ऐसक है? तो उसका नाम है कुद्रेमुख। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके, यहाँ पर 4 नंबर है आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब देखिए यह पेटी गोवा व महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रत्नागिरी। और इस पेटी से प्राप्त लोह ऐसक उत्तम किस्म का नहीं माना जाता है और मरमगांव बंदरगाह में इसका निर्यात है वो भी कर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार की पेटियां हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। उसके बाद में हम बात करें मैग्नीज की। तो मैग्नीज क्या है? मैग्नीज है वो एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है, यानी एक धातु खनिज है। और मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इसके उपयोग क्या है प्यारे बच्चों? इस्पात निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर में यानी विरंजक चूर्ण में, और जो कीटनाशक दवाएं हैं उनको बनाने में, पेंट में, बिजली की बैटरियों में और कांच का रंग उड़ाने में आदि में इनका उपयोग है प्यारे बच्चों किया जाता है। और इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। ये आपके एक फेरा लवली है जो आपको लगानी है, अच्छे से आपको याद करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वेन लीनियर में भी आ सकते हैं, अति लघुत्रात्मक में भी आ सकते हैं, आपको अच्छे से याद करना है। देखिए सेकंड है आपके एलोह खनिज। अब एलोह खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज ऐसक जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, यानी लोहे की मात्रा नहीं होती, उन्हें हम एलोह खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा है, ये सब क्या है मेरे बच्चों? ये आपके एलोह खनिज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके तांबा यानी तांबे के बारे में, जो कॉपर है उसके बारे में। तो भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है और घात वृद्धि तन्ने और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग है मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। अब देखिए तांबे के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार के उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है आपके मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। और दूसरा है आपके झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक माना जाता है। और तीसरा है राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो ये 3 प्रकार के इनके उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके बॉक्साइट। अब देखिए बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट आपके एक एलोह खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, लोहे का अंश नहीं होता। तो देखिए बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख ऐसक है और यह हल्की और विद्युत की कुचालक धातु मानी जाती है। इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? ओडिशा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में है अधात्विक खनिज। अब देखिए अधात्विक खनिज क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है आपके अब्रक। तो अब्रक के बारे में बात करें तो अब्रक प्लेटो अथवा
पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। और इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी मानी जाती है। और उसके बाद में है चट्टानी खनिज। अब देखिए चट्टानी खनिज क्या है, जैसे चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर के बारे में हम बात करें तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। और ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल माना जाता है। और उसके बाद में है खनिजों का संरक्षण, यानी जो खनिज है उनको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, उनका कंजर्वेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि खनिजों का निर्माण लाखों वर्षों में होता है। और दूसरा पॉइंट है कि खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपयोग दर की तुलना में इनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। और तीसरा पॉइंट है कि खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य माने जाते हैं। उसके बाद में है ऊर्जा संसाधन। अब देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करें तो ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। और उसके बाद में है ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। तो ऊर्जा संसाधन आपके दो प्रकार के होते हैं, तो परंपरागत साधन और एक आपके गैर परंपरागत साधन। अब देखिए परंपरागत साधन में है आपके लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत साधन है उसमें है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा या फिर आणविक ऊर्जा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया है कि भारत में कोयला गोंडवाना तथा टर्शियरी भूगर्भिक युगों की शैली में पाया जाता है। तो भारत में कोयला है वो कौन कौन सी दो भूगर्भिक युगों की शैली में पाया जाता है, एक तो गोंडवाना है और एक आपके टर्शियरी है। ओके। और उसके बाद में देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, सबसे पहले हम कोयले के बारे में बात करें तो भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम बात करें कोयले के प्रकार, तो कोयला है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट है, बिटुमनी है, लिग्नाइट है और पीट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रेसाइट की, यानी एंथ्रेसाइट कोयला यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा है आपके बिटुमिन्स, तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला को बिटुमिन्स के नाम से जाना जाता है। और वाणिज्यिक उद्योग में यह कोयला सर्वाधिक लोकप्रिय है। और उसके बाद में तीसरा है आपके लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो कोयला है उसकी बात करें तो यह निम्न किस्म का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। और भारत में लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यानी जो लिग्नाइट कोयला होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत उत्पादन में करते हैं। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके पीट। तो देखिए इस प्रकार का कोयला दलदली भागों में अक्षय होने वाले पेड़ पौधों से उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम और नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद में देखिए नोट है, और जो नोट है वो इम्पोर्टेंट है आपके कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के
सेल क्रम में पाया जाता है। एक है आपके गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा आपके टर्शियरी है जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। यहाँ पर गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल इसके उत्पादक क्षेत्र हैं, झारखंड है, झरिया है, रानीगंज है, और टर्शियरी जो कोयला क्षेत्र है इसके उत्पादक क्षेत्र है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है, और यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नैक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है, और इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट किया है मैंने, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन है? अंकलेश्वर। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। तो ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में है प्राकृतिक गैस। अब देखिए प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है, और इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में और पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो इसका पहला उपयोग है कि ऊर्जा के एक साधन के रूप में, दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग में, तीसरा है गाड़ियों में सीएनजी के रूप में, और उसके बाद में है उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में है विद्युत। अब देखिए विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो है आपके प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा है कि अन्य ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, उनको जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। और उसके बाद में देखिए नोट है, और ये जो नोट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि तेज बहते जल से भी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है? जैसे बांकड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना। इन परियोजनाओं के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। उसके बाद में है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। अब देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं, क्या होते हैं? तो गैर ऊर्जा परंपरागत संसाधनों से अभिप्राय ऐसे ऊर्जा संसाधनों से हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है, और ये क्या होते हैं? ये असमाप्य होते हैं। उसके बाद में है परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा क्या होती है? तो परमाणु ऊर्जा अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। भारत के झारखंड और राजस्थान में मिलने वाले यूरेनियम व थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। भारत में आणविक ऊर्जा के उत्पादन हेतु तारापुर यानी महाराष्ट्र और रावतबाटा यानी राजस्थान और नरोरा उत्तर प्रदेश और काकरापारा यानी गुजरात और केंगा यानी कर्नाटक। और यहाँ पर जो नोट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपके आ सकता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इम्पोर्टेंट है आपके कि परमाणु ऊर्जा के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चों, परमाणु ऊर्जा के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए, यूरेनियम और थोरियम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या होती है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है,
भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज यानी गुजरात के निकट माधोपुर में स्थापित किया। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? आपके भुज यानी गुजरात के पास में निकट में माधोपुर में स्थापित किया गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है पवन ऊर्जा। अब देखिए पवन ऊर्जा क्या है? पवन की गति से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा को पवन चक्कियों से प्राप्त किया जाता है। इस ऊर्जा का मुख्य उपयोग कुओं से पानी निकालने, सिंचाई करने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक फैली हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है बायोगैस। अब देखिए बायोगैस क्या है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस है वो उत्पन्न की जाती है। और यह गैस जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है। इसके क्या लाभ हैं? पहला लाभ है कि यह खाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। दूसरा लाभ है कि लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी रोकता है। उसके बाद में है ज्वारीय ऊर्जा। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो महासागरों में उठने वाली तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। और भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श जो दशाएं हैं वो उपस्थित हैं। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जरूर याद रखना है कि केरल राज्य की बालू में मोनोजाइट पाया जाता है। तो केरल राज्य है उसकी बालू में मोनोजाइट पाया जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के झरने हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद में देखिए भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत के 2 प्रौद्योगिक परियोजनाएं हैं वो प्रारंभ की गई हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक है आपके पार्वती घाटी यानी मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरी आपके पुग्गा घाटी जो लद्दाख में है यानी जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है मेरे प्यारे बच्चों। मोनोजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपके कि मोनाजाइट जो रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उस खनिज का नाम है थोरियम। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। यानी ऊर्जा संसाधन है उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने लिए हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग है, परिवहन है, वाणिज्य है और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उसका नियोजित प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है आपके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चलाए रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। तीसरा है कि निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन है उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चौथा है कि जब हम बिजली के उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हों तब हमें बिजली को बंद करके विद्युत की बचत है वो करनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर है ये आपके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।